ओके, एक मिनट को यार, माइक सही कर लें फिर उसके बाद पढ़ाया जाए। चलो, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो 20 अगस्त 2023 को होने वाला है। OMR बेस्ड होने वाला है पहले की तरह, ठीक है। इट मीन्स आज से 2 साल पहले जैसे एग्ज़ाम होता था, एक पेपर होता था, फिर से उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके पहले हम लोगों ने कई पेपर किए। 16 दिसंबर से पेपर चालू हुआ था। आज हम लोग 31 दिसंबर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। शायद ये अंतिम प्रश्न पत्र है 2021 का। इसके बाद 22 पे हम लोग आ जाएंगे। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, इस तरीके से हम लोग अपना काम करने लगेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर के पार्ट 2 के बारे में। इट मीन्स जो पेडागॉजी वाला सेक्शन था उस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 करा दिया है, उसमें 5 क्वेश्चन बाकी थे, उसको भी मैं अलग से आपको एक क्लास के रूप में दे दूंगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर के पार्ट 2 के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या प्रश्न है जरा उसको देखिए। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? मतलब एक तरफ गुण दिया गया है, एक तरफ उसका अर्थ दिया गया है। उसका मतलब आपको 4 ऑप्शन में चुनना है कि कौन सा सही है। क्या सृजनात्मकता का मतलब अभिसारी चिंतन होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने बताया था कि सृजनात्मकता के 3 अर्थ, 4 अर्थ होते हैं। एक तो नए विचारों को प्रस्तुत करना, एक क्या होता है, नए विचारों को प्रस्तुत करना भी सृजनात्मकता कहलाता है किसी समस्या पर। नए उत्पाद निर्मित करना भी क्या कहलाता है, सृजनात्मकता। एक वस्तु के अनेक उपयोग, एक वस्तु के अनेक उपयोग करना, है ना, अनेक उपयोग करना भी क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 अर्थ सृजनात्मकता के, या नए तरीके से किसी कार्य को करना। एक और अर्थ ले लीजिए, नए तरीके से किसी कार्य को करना, ठीक है, भी सृजनात्मकता कहलाता है। तो ये सृजनात्मकता के 4 अर्थ हमने आपको बताए। लेकिन सृजनात्मकता के लिए और भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सृजनात्मकता के लिए विस्तारण का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को एक्सप्लेन करो अपने शब्दों में, तो ये भी एक सृजनात्मकता का ही अंग होता है, क्रिएटिविटी का अंग होता है। फिर उसके बाद लचीलापन, उसके बाद क्या लिखा गया, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी भी सृजनात्मकता का ही एक तत्व होता है। एक होता है प्रवाह, एक निश्चित समय में दी गई समस्या पर अपने विचारों को व्यक्त करना प्रवाह कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है मौलिकता, जिसे हम ओरिजिनलिटी भी कहते हैं, मौलिकता कहते हैं या ओरिजिनलिटी कहते हैं। मतलब स्वयं से किसी चीज को निर्मित करना, किसी की नकल ना करना। एक शब्द है जो सृजनात्मकता के लिए प्रयोग किया जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। अभिसारी नहीं, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी समस्या के कई समाधान सोचना क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। तो यहाँ पे तो सृजनात्मकता का अभिसारी चिंतन दिया है, इसलिए इसे हम कट कर देते हैं। जो डिसलेक्सिया है उसका क्या है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर लिखने में दिक्कत होती, अक्षर को सही लिख ना पाते, शब्दों में अंतर ना कर पाते, तो वहां पे शब्दों में अंतर ना कर पाते, अक्षर में अंतर ना कर पाते, तो वहां पे डिस्ग्राफिया हो जाता। लेकिन डिसलेक्सिया क्या है, लेखन पठन वैकल्य, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पीऊंगा, कुछ फंस रहा है। ठीक, तो ये क्या है, ये सही टिक लगा है, मतलब ये जोड़ा जो है, मिलान जो है वो सही है। अब आइए आगे देखते हैं। बौद्धिक स्तर एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण है। देखो, बौद्धिक जो इंटेलिजेंस है वो स्थायी नहीं होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। एक सामान्य वर्ग का बच्चा
सामान्य बुद्धि का बच्चा प्रतिभाशाली बन सकता है, नहीं पढ़ेगा तो मंद बुद्धि का हो सकता है ना। तो इस टाइप से ये स्थायी नहीं माना जाता। समावेश विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, विशिष्ट विद्यालयों में नहीं, हमारे सामान्य विद्यालयों में भी समावेशी शिक्षा को फॉलो किया जा सकता है। तो इसमें से हमने ये देखा जो बी वाला ऑप्शन है डिसलेक्सिया सही है। ठीक है, देखो एक प्रश्न आपका अधिगम अक्षमता से आएगा, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। एक प्रश्न आपका अधिगम अक्षमता से आएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी से आएगा, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब देखो इसने 4 युग्म बना के पूछ लिया, पूछा वही है अधिगम अक्षमता के बारे में ही। चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 17 नंबर का प्रश्न हमारा इस प्रकार आपके सामने है। ठीक, 17 नंबर का जो प्रश्न है उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति मतलब कौन सा तरीका अधिगम निःशक्तता मतलब जिनमें डिसेबिलिटीज हों लर्निंग से संबंधित निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। मतलब ऐसा कौन सी युक्ति है, ऐसा कौन सा तरीका है जो लर्निंग डिसेबिलिटी जिन बच्चों में हो उनके लिए प्रभावकारी है कि उनको विद्यालय में रखा जा सके, लाया जा सके। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग। मतलब जो हम उनको पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं उनके लिए कई तरीके हों, ऑडियो भी हो, विजुअल भी हो, ऑडियो विजुअल दोनों हो, 3D डायमेंशन में दिखा दें उन्हें, कई विधियों का प्रयोग करें, मतलब अलग अलग TLM का प्रयोग हम करें। फिर क्या है, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिक शैक्षिक योजना को समुन्नत करना मतलब उसको बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब जिसकी जैसी योग्यता हो उसके हिसाब से पाठ्यक्रम निर्धारित करना, बिल्कुल सही है। ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। फिर देखिए तीसरा क्या है, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। देखो हमको प्रक्रिया प्रोसेस क्या है उस पे बल देना है, ना कि प्रोडक्ट क्या है उस पे कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए, नहीं, हम बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं हमको उस पे बल देना है, इसलिए इसे हम कट कर देते हैं। फिर क्या है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक। देखो व्यक्तिगत भिन्नता अगर क्लास में है, निःशक्तता है, कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, कोई श्रवण बाधित है, कोई पैर से दिक्कत है, किसी को मतलब मांसपेशियों में दिक्कत है, बोन्स में दिक्कत है, तो क्या सभी के लिए एक मानक रखना सही है? दृष्टिबाधित बच्चे को कंप्यूटर पे छोटे अक्षरों में पढ़ाना क्या ये सही है? नहीं ना, तो हम एक मानक को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा किस में है? सी वाले ऑप्शन में है। हम किस में लगा देंगे? सी वाला ऑप्शन सही लगा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अपनी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में, ठीक, आपकी मतलब आप टीचर हैं, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है, मतलब अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा, जैसे कुछ विद्यालय कहते हैं ना कि हिंदी बोलोगे तो 10 रुपए फाइन, इंग्लिश में ही बात करना है। मुख्य धारा कहने का मतलब ये कि सभी बच्चे इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक, मुख्य धारा रूपी भाषा, और उसके स्थानीय कस्बे में बोली में फेरबदल करता रहता है। मतलब वो गांव में कुछ और भाषा बोलता है, स्कूल आता है तो उसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ओके। एक अध्यापिका के तौर पे आपको क्या करना चाहिए इन चारों में से, है ना? भाषा बोलने में उसको दिक्कत हो रही है, स्कूल की जो भाषा है उसके बोलचाल की भाषा से अलग है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं। एक शिक्षक के तौर पे आप उसको कैसे सपोर्ट करोगे, कैसे उसे बताओगे? तो जो सबसे पहला है वो है शुद्ध भाषा के शुद्ध स्वरूप इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना, एकल भाषा को प्रभावित मतलब प्रोत्साहित करना।
आपको पता है एनईपी 2020 ये कहती है कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है कि हमें बहुभाषावाद को एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए। तो एकल भाषा तो हो ही नहीं सकती जब एनईपी नहीं सपोर्ट कर रही है एकल भाषा को, क्योंकि सभी बच्चों के लिए एक भाषा प्रयोग करना उचित नहीं है। सबके अपने अलग अलग परिवेश होते हैं, अलग अलग वातावरण होता है। फिर क्या है, विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना। आप उसे अलग कर रहे हो और आपको अलग नहीं करना है, समावेशी शिक्षा आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको समावेशी शिक्षा भी एनईपी भी फॉलो करना है क्वेश्चन करते समय, और समावेशी शिक्षा भी आपको फॉलो करना है। किसी बच्चे को हटाना नहीं है, किसी विशेष विद्यालय में नहीं भेजना है, सबके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। फिर क्या है, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द का अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। मतलब जैसे वो मैंगो को बताइए कि मैंगो को हिंदी में क्या कहते हैं, आम कहते हैं। मैंगो को क्या कहते हैं, आम कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, आम्र कहते हैं। सही है सर? आम को आम्र कहते हैं ना। ओके, तो जिसको हम इंग्लिश में मैंगो कहते हैं उसे हम आम कहते हैं, उसे हम आम्र कहते हैं। कन्नड़ में, मलयालम में कुछ और कहते होंगे। तो शब्दों का अर्थ बता दे अगर शिक्षक कि देखो बेटा, जिसे तुम आम कह रहे हो उसी को मैंगो कहते हैं, जिसे तुम वाटर कह रहे हो उसी को जल कहते हैं, उसी को नीर कहते हैं, है ना, जो भी कह लो आप, उसी को पानी कहते हैं। तो ऐसी शिक्षक उसे इसके फोल्डिंग दे रही हैं, मतलब ये शिक्षक उसकी भाषा को समझने में और समझाने में मदद दे रही हैं। इस प्रकार सी वाले ऑप्शन को हम सही लगाते हैं। भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए, डांटना फटकारना नहीं है, वरना आप एनईपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एनईपी को फॉलो करके आप क्वेश्चन को करेंगे, समावेशी शिक्षा को अपना के आप क्वेश्चन करेंगे तो ही आपका जवाब सही होगा, अन्यथा आपका जवाब सही होने वाला नहीं है। किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आप समावेशी शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी एक भाषा को बढ़ावा देंगे तो आप एनईपी नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो जब तक आप दोनों चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका जवाब सही नहीं हो सकता है। ठीक, अब 19 नंबर का प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में, ठीक, एक समावेशी कक्षा में फिर आपको चुनना है विशेष आवश्यकता वाले छात्र से। विशेष आवश्यकता मतलब जो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में CWSN कहा जाता है। मतलब प्रतिभाशाली भी इसमें आता है, उसको भी विशेष आवश्यकता होती है अच्छी अच्छी किताबों की। जड़ बुद्धि वाला बच्चा भी आता है, उसको सरल किताबों की आवश्यकता होती है। दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, मांसपेशियों से जो दिक्कत है, बहुविकलांगता, दिव्यांगता जिनमें है, वो सब इसमें आते हैं। CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। तो जो बच्चे इस ग्रुप में आते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वो अपने अनुकूल बनाएं। आपको मैंने फिर बताया कि एनईपी फॉलो करिए, समावेशी शिक्षा फॉलो करिए, और तीसरी बात आपको वैयक्तिक भिन्नता भी फॉलो करना है। और वैयक्तिक भिन्नता यह कहती है कि प्रत्येक बच्चे की योग्यता अलग अलग होती है, प्रत्येक बच्चे पर एक मानक लागू नहीं किया जा सकता। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि एक पाठ्यक्रम सबके लिए हो सकता है? तो ऐसे बच्चों के लिए आप विशेष रूप से अलग सुविधा करते हैं, तो इसे हम कट कर देते हैं। फिर क्या है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर, उनके लिए विशेष रूप से हटाइए, बाहर मत करिए उन्हें। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ अलग कक्षा में, है ना। फिर क्या है, एनईपी बिल्कुल जो ये बातें लिखी हैं एनईपी इनको सपोर्ट ही नहीं करती। एनईपी बिल्कुल इनको पृथक्करण करने की बात ही नहीं करती, समावेशी शिक्षा इनको अलग रखने का बात ही नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर उत्साह की कमी होगी जब इन्हें हम अलग रखेंगे। इनकी मानसिकता गड़बड़ हो जाएगी अगर हम इन्हें अलग रखेंगे तो। फिर क्या है, चौथा, अब देखो
ये भी गलत हो गया है, ये भी गलत हो गया है, ये भी गलत हो गया है। ऑप्शन तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पढ़ के लगाते हैं। क्या है कि विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है, जो वहां सिलेबस चल रहा है उसमें पढ़ाया जाता है, और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। मतलब जितने भी देखो, ये कहा जाता है कि बेटा तुम लोग इसमें पढ़ो, तुम्हारी जो पर्सनल प्रॉब्लम होगी उसको सब हम दूर करेंगे, जितने भी तरीके हमको अपनाने पड़ेंगे, है ना, जो विधियां अपनानी पड़ेंगी पढ़ाने की उसे हम अपनाएंगे, लेकिन हम तुम्हें उसे समझाएंगे जरूर। तो इसमें डी वाले ऑप्शन को हम क्या करते हैं, सही लगाते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ, समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। मतलब उसके अंदर निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत। पढ़ते समय या तो पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है। मतलब या तो ऐसे पढ़ता है या तो ऐसे पढ़ता है। आंख की दिक्कत है, इशारा मिल रहा होगा। बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है, या उसकी आंखों में लालिमा होती है, मतलब उसको आंख से दिक्कत है। फिर क्या है, चाकबोर्ड पर लिखी विषय वस्तु, मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। विषय वस्तु मतलब जो कुछ भी लिखा है। इट मीन्स उसकी आंख में दिक्कत है, अभी प्रूफ हो चुका है। अब उसके अंदर कौन सी दिक्कत है, प्रमस्तिष्क घात है, दृष्टिबाधित घात है, पठन वैकल्य है, उच्चारण वैकल्य है। जो ये लिखे गए हैं ऊपर के सेंटेंसेस, उससे ये लगता है कि इसको दृष्टिबाधिता है, इसके आंख में दिक्कत है, इसके आंख में प्रॉब्लम है। तो 20 नंबर का प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा, दृष्टिबाधिता हो जाता है। अब हम 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि क्या कहता है। 21 नंबर का प्रश्न आइए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है। देखो, कभी कभी सीटेट ऐसे बेकार शब्दों को यूज करता है। बेकार कहने का मतलब जो तुम सुने ही नहीं होगे, समुन्नत करना, सुझाया जाना, तो इससे तुमको घबराना उमड़ाना नहीं है, इसको आप पढ़ो ही नहीं। ठीक है, देखो मैं नहीं पढ़ रहा हूं फिर भी इसका अर्थ निकल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है। अब तुम उसी में इंग्लिश मीडियम के हो तो ऊपर इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ लो। अब इसमें फंसे हो कि सुझाया है तो छोड़ो, है ना। कौन सा प्रावधान नहीं है, 4 दिए हैं, 3 होंगे, एक उसमें से नहीं है, उसी को चुनना है। कौन सा नहीं है सर, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना। बिल्कुल ये बात कही गई है, व्यक्तिगत भिन्नता का ख्याल रखना है। फिर क्या है, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, कॉन्सेप्ट बनाना, कहानी के रूप में चीजों को सिखाना, न कि रटना। यह भी बात कही गई है, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता मतलब सृजनात्मकता, ठीक है, इनोवेशन, नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये बात भी सही है। अब तो हम लगा सकते हैं चौथे पे, लेकिन पढ़ के लगाएंगे, कहीं प्रश्न तो गलत नहीं है। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल पुरस्कार और दंड का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका प्रावधान एनईपी 2020 में नहीं है, इसलिए अब डी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा के आगे बढ़िए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए। मतलब हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, टीएलएम का प्रयोग किस प्रकार से हम करें, बच्चे को पाठ्यक्रम कैसे समझ में आएगा। तो आपको पता है बचपन में जो चीजें दिखती हैं पहले उनसे बच्चों को पढ़ाया जाता है,
वो देखो कौवा, वो देखो कबूतर, वो देखो तोता, इस टाइप की जो दिखती हैं चीजें उसे हम मूर्त कहते हैं। ठीक है, तो पहला जहां जहां मूर्त नहीं है उसे कट कर दीजिए। तो चलिए इसको कट कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं। ठीक, फिर ब्लैंक को भरते हैं। अब यहां पे भी मूर्त है, यहां पे भी मूर्त है। चलो सर, दूसरा क्या है हमारा? अमूर्त। ठीक है, दूसरा हमारा अमूर्त मानते हैं। मूर्त के बाद हम किधर आते हैं? जीन पियाजे ने भी मूर्त संक्रियात्मक कहा, फिर अमूर्त संक्रियात्मक कहा, 11 से 15। दूसरा इसे मान लिए। पहले में मूर्त भरेंगे, फिर क्या भरेंगे? यहां पे अमूर्त भरेंगे। फिर अच्छा आप खुद बताओ कि पहले विश्व के बारे में पढ़ाना चाहिए कि पहले स्थानीय चीजों के बारे में पढ़ाना चाहिए? आपका जवाब होगा कि पहले स्थानीय चीजों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों के आसपास के बारे में। तो तीसरा क्या हो गया? स्थानिक। फिर चौथा क्या हो गया? वैश्विक। इस प्रकार हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं 23वें नंबर प्रश्न की कि 23वां क्या है। यह प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको पढ़ के जाइएगा, इसको घुमा के किसी न किसी तरीके से फिर से आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि इसी टाइप का प्रश्न आपसे पुनः पूछेगा, निश्चित रूप से ये रिपीट करेगा, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ठीक, चलिए 23 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इनसे वो जुड़े होते हैं, कलम से, चीता से, पानी से, बचपन से पढ़े होते हैं, चित्र देखे होते हैं, तो प्रोत्साहित करती हैं। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में, मतलब ये जो तरीका मैडम ने अपनाया है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? क्रियाप्रसूत नहीं है, स्किनर आपके टॉपिक में ही नहीं है। शास्त्रीय अनुकूलन, पावलोव आपके टॉपिक में, मतलब सीडीपी के सिलेबस में नहीं है। न्यूनतावाद, कोई चीज यहां से खत्म नहीं की जा रही है, मतलब कम नहीं हो रही है, इसलिए इसे भी हम करते हैं, या ये कुछ और हो सकता है, देख लेना अपना। यहां पर जो आपके टॉपिक में है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद। ठीक है, एक बार इसको ध्यान दे लेना, आप लोग सर्च कर लेना कि न्यूनतावाद क्या है। यहां पे ये ऑप्शन में नहीं है, यहां पे आपके सिलेबस में सृजनात्मकता या संरचनावादी करके एक प्रश्न अच्छे से आता है। ठीक है, संरचनावाद से एक प्रश्न जरूर आता है। अगर पूछे संरचनावादी कौन है तो आप किसे टिक लगाएंगे? जीन पियाजे को। अगर आपसे पूछे सामाजिक संरचनावादी कौन है, सोशियो या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की कंस्ट्रक्टिव पर्सन कौन है, तो फिर आप लेव वाइगोत्स्की को टिक लगाएंगे। ठीक है, फिर किसको टिक लगाएंगे? लेव वाइगोत्स्की को आप टिक लगाएंगे। तो इसमें संरचनावाद है। अच्छा, कुछ ट्रिक भी लगाओ आप लोग, अब इतने पेपर कर चुके हो, कुछ ट्रिक से भी क्वेश्चन करो कि कौन सा ऑप्शन आपके सिलेबस में है। अगर इन चारों में से हम आपसे पूछें तो इन चारों में से डी वाला आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस से प्रश्न पूछा गया है संरचनावाद से। ठीक है, तो कभी कभी आपको कुछ मतलब ट्रिक भी यूज करना चाहिए, कुछ अपने दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट बनाना। देखो, एक फैक्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो जब आप बताओ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो ये हो गया फैक्ट। ये क्या हो गया? हमारा फैक्ट। लेकिन जब हम कोई कहानी सुनाएं और फिर कहें तुम्हारा क्या विचार है इस पे, है ना, तुम क्या कहना चाहते हो कि उसने सही किया या उसने गलत किया। अब जब आप कहते हो कि वो सही किया या गलत किया, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों को कहानी जल्दी याद होती है। आपको हम 3 पन्ने पढ़ने के लिए दे दें 3 घंटे, हम कोई प्रश्न पूछे तो आप नहीं बता पाओगे, हो सकता है भूल जाओ। लेकिन आप 3 घंटे की मूवी देख के आते हो, एक एक स्टोरी, एक एक सीन आपको याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल होती है और किताब फैक्ट होती है। तो बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट बना के पढ़ाया जाए और धारणात्मक सोच उनके अंदर विकसित की जाए तो बच्चे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है, मतलब बच्चों में कंसेप्चुअल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। दंड का प्रयोग करके, बिल्कुल ऐसा गलती मत करिएगा। बहु या विभिन्न उदाहरण देकर
और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहना। मतलब आप बताइए कि उड़ने वाली गिलहरी अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, अब बताओ कि पक्षी उड़ते क्यों हैं, अब उनसे तर्क करिए। तो ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चों को आसपास का उदाहरण देना, उनके वातावरण से संबंधित उदाहरण देना, ये सब आप कर सकते हो। तो इससे उनके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। सी वाला क्या है, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। फिर क्या है, बारंबार वेधन, ड्रिल को बिल्कुल आप सपोर्ट मत करिए। निश्चित समय में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना कि करो ही तुम, मजबूरी है तुम्हारी करना, ठीक है। तो 24 का हमारा कौन सा हो जाता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए 25 की ओर। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आंशिकित और चिंतित है। मतलब आप जो कंपटीशन करवाते हो क्लास में, कहते हो कि कौन फर्स्ट आएगा देखते हैं आज, एक जो कमजोर बच्चा है वो बड़ा चिंतित होता है, बड़ा डर जाता है जब आप ऐसी बातें करते हो प्रतिस्पर्धा वाली। एक अध्यापिका के तौर पे आपको लगता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक साधारणी और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। आप बताओ कि अगर कोई बहुत ज्यादा चिंतित हो जाए तो क्या उसका जीवन समृद्ध हो जाएगा, क्या उसे वो अभिप्रेरित करेगी किसी काम को करने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेंटेंस एकदम टोटली गलत है। देखो, एक बार आदमी होता तो मैं समझ सकता था कि चिंतित होने पे वो सही काम करेगा, लेकिन छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, अगर वो चिंतित हो गए, उनमें डर पैदा हो गया तो फिर कुछ सही होने वाला नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फिर क्या है, विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे बेचैन हैं, डरे हुए हैं, तो उनका भावनात्मक रूप से पतन होता है, वो डर जाते हैं, जो विद्यार्थी की एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे डर गए, भयभीत हो गए, तो फिर स्मरण शक्ति और एकाग्रचित्ता उनमें नहीं आ पाती है। वैसे भी बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनको डराना धमकाना नहीं चाहिए, ठीक। तो मेरे हिसाब से आपको जो पहला वाला ऑप्शन है वो गलत है, दूसरा वाला सही है। आप चुन सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने लिखी हैं, ये ए वाला ही है, ए वाला ऑप्शन ही है। ए इज इनकरेक्ट, जो ए वाला सेंटेंस है वो गलत है, बी वाला सही है। तो बिल्कुल सही बात है, ए वाले पे आप टिक लगा दीजिए। आइए 26 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। छोटा सा प्रश्न, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे, मतलब एसटी एससी वर्ग के बच्चे आते हैं, ठीक है, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी, मतलब पहली बार उनके घर से कोई आया हुआ नहीं है, ये पहले बच्चे हैं उनके घर से जो स्कूल आ रहे हैं। लड़कियां और दिव्यांग बालक, लड़कियां हैं और दिव्यांग हैं, कोई ना कोई दिक्कत है उनको। शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में स्तर पर हैं, मतलब किस स्तर पर हैं वो। अब आप बताओ कि अगर सारी चीजें उनके जैसी हो जाएं, वो स्कूल में आए तो क्या कंफर्टेबल महसूस करेंगे? अभी परिस्थितियां नए नए अगर वो आए स्कूल में तो परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होंगी। अगर उनके जैसी हों तो अनुकूल हो जाएंगी, लेकिन अभी वो इनकंफर्टेबल महसूस करेंगे तो वो क्या होंगी, परिस्थितियां अभी प्रतिकूल होंगी, समान और ये सब मत लगाइए, अभी वो क्या होंगी, प्रतिकूल होंगी, क्योंकि अभी वो उस जगह पे गए नहीं हैं, अभी उससे जुड़े नहीं हैं, शिक्षा से अभी उनका लेना देना कुछ नहीं है। तो अभी जो चीजें हैं, जो संदर्भ है शिक्षा का, उनके प्रतिकूल होगा, उनको उसमें एडजस्ट होने में समय लगेगा, ठीक है। जैसे आपकी परिस्थितियां अनुकूल हो तो आप परेशान होते हो, तो परेशानी का नाम ही प्रतिकूल होना होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है, दावा है, ठीक है। आइए 27 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं क्या कहता है, ठीक, कि ए है, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त, लिप्त का विलोम है निर्लिप्त, ओके सर। अच्छा, निर्लिप्त मतलब लिप्त होना, डीपली होना, ठीक है, ओके। एक बार चेक कर लो सर कि निर्लिप्त का मतलब क्या होता है। लर्निंग इज स्कूल शुड बी
डिटैच्ड, एक बार चेक कर लीजिए, डिटैच्ड फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, निर्लिप्त, थोड़ा सा लिप्त का विलोम है क्या निर्लिप्त? बेटा सॉरी, ठीक है, इतनी कठिन हिंदी नहीं समझ में आती। हाँ ठीक है, ओके, वही तो मैं देख रहा था कि देखो बेटा, निर्लिप्त का मतलब होता है जिसका कोई रिलेशन किसी से ना हो। तो इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से कोई मतलब रखने वाला नहीं होना चाहिए, निर्लिप्त होना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। एनईपी 2020 ये कहती है कि जो हमारा समाज, जो मतलब इस समाज है, वो स्कूल से जुड़ा होना चाहिए, कॉपी किताब से या पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये अलगाव की बात कर रहा है, निर्लिप्त की जगह आप अलगाव भी लिख सकते हैं, अलग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत सेंटेंस है। फिर क्या है, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडारण और प्रत्ययों की समझ होती है, तो ये भी गलत है। विद्यालय में प्रवेश के बाद उनमें बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि सुपरिभाषित शब्द भंडारण होता है, तो ऐसा नहीं होता है। वो विद्यालय में सुपरिभाषित चीजों को सीखता है, समझ, व्यवहारिक चीजें उसके पास विद्यालय में आने से पहले होती हैं। तो अब इसमें कुछ बताना ही नहीं है, दोनों सेंटेंस गलत हैं। जो ऑप्शन हो उस पर आप टिक लगा दीजिए कि दोनों सेंटेंस जो दिए गए हैं वो दोनों कथन गलत हैं। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। देखो, एक आपसे बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, लर्निंग हेल्पलेसनेस, LEARNING, लर्निंग हेल्पलेसनेस, ठीक है। अधिगम असहायता महसूस करना, वही से ग्रसित है ये। जब बच्चा अपने से कहने लगे नहीं अब नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो समझना कि उसके अंदर कौन सी दिक्कत है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। भाई यहाँ पे सीधा सीधा देखो, छात्र को अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं डालना चाहिए। कहीं निःशक्तता है, असहाय ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या लगा दोगे? सी वाला ऑप्शन, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायता, हेल्पलेसनेस, देखो यहां लिखा है ना, लर्निंग हेल्पलेसनेस मतलब शो कर रहा है। इसमें सी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, बहुत ज्यादा उस पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है? मतलब इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे को एक लंबे समय तक मोटिवेट करता रहे कि वो काम को करते रहें या किसी चीज को सीखते रहें? विद्यार्थी में योग्यता की समृद्धि धारणा विकसित करना, ठीक है, ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। इनामों का निरंतर वितरण करना, बिल्कुल गलत बात है। उनके अंदर की आंतरिक अभिप्रेरणा खत्म हो जाती है अगर लंबे समय तक उनको पुरस्कार से जोड़ दिया जाए तो। असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को नहीं बल्कि प्रोसेस को हमको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो जो 29 नंबर है, 29 नंबर का जो पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों में इतनी योग्यता विकसित कर दो आप कि वो स्वयं से अपने काम करते रहें, मतलब उनके अंदर इतनी योग्यता डेवलप कर दो कि वो स्वयं से अभिप्रेरित हों और अपने काम को निरंतर करते रहें। यही एक रास्ता है जो एक लंबे समय तक उनके लिए मददगार हो सकता है। आइए 30वें प्रश्न को करते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? कि बच्चे निम्न बुद्धि के हैं? ऐसा नहीं है, त्रुटियां सीखने का ही एक हिस्सा हैं। कम क्षमता वाले हैं? ऐसा भी नहीं है। उनकी ज्ञान प्रजनन अक्षमता है, मतलब वो जन्म से अच्छा सीखने में असक्षम है? तो बिल्कुल नहीं, तीनों गलत हैं। चौथा वाला सही है। क्या है?
बच्चों की चिंतित प्रक्रिया को वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होते हैं। मतलब जो बच्चे सोचते हैं वो बड़ों से थोड़ा अलग होता है, या थोड़ी गलती वो कर सकते हैं जो बड़े नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी सोच में अंतर होता है बच्चों के और बड़ों के, वयस्क मतलब बड़ों के। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। बच्चों की गलती को आप नेगेटिव मत लीजिएगा, क्वेश्चन करते समय बच्चों की जो त्रुटि है, जो मिस्टेक है, उसको लर्निंग का ही एक पार्ट समझिएगा, लर्निंग का ही एक हिस्सा मानिएगा। तो इस प्रकार हमने बहुत अच्छे तरीके से, आई थिंक आज मुझे भी थोड़ा सा अंदर से अच्छा लग रहा है कि 31 दिसंबर का जो पार्ट 2 था उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से समझा। आई थिंक आपके अंदर भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास भी लेकर के आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। हम लोग एक साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।